Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Agha Sharia Khan from the 40th CTP. I again welcome to all of you on the platform of CSS Braintree, and particularly in this weekly news analysis that is, I think, from 10th of Jan to Jan 22, 2022, यानी 10 जन से लेके 22 जनवरी 2022 तक का ये हमारा न्यूज वीक एनालिसिस है. Although as far as the domestic politics is concerned, कोई इतनी खास कोई चीज नहीं हुई. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई. पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं, देन हम उसकी जो है वो डिस्कशन में जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो क्या क्या आज की डिस्कशन में टॉपिक्स आने वाले हैं उसको जरा देखते हैं. द फर्स्ट वन इज as far as the national security paradigm is concerned, the government published the 60 plus page document of national security policy, which the government is claiming that it is the first of its kind document. Usko dekhenge, although we already talked on the national security policy in our previous weekly news analysis, लेकिन तब तक हमारे पास उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं थी. हम ओवरऑल उसको बात कर रहे थे, लेकिन अब डिटेल मौजूद है तो उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, उसके एनालिसिस, डेफिशिएंसीज के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अगेन एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर एक दो बहुत अच्छा आर्टिकल आए थे मलिया लोधी के, उसको देखा जाएगा. Then एक happening हुई that the Yemen attacked the Houthi rebels in Yemen attacked UAE. ठीक है ना, वो एक important development थी, उसको देखा जाएगा. उसके पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स था और इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं मिडिल ईस्ट में भी, पाकिस्तान में भी, उसको देखा जाएगा. देन पिछले 1 से 2 महीने में एक टॉपिक बहुत ज्यादा इन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन हो चुका है. वो है कि जी वेदर द रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन और नॉट. एंड इससे फिर कई सवाल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कि रशिया क्यों इन्वेड करना चाहता है, यूएस का रिस्पांस क्या होगा, नेटो का रिस्पांस क्या होगा, क्या ये जो है ये फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है यूक्रेन. आई इंटेंशनली skip that topic in the previous news weekly analysis ताकि इसको डिटेल में एक ही वीकली न्यूज में डिस्कस करूं, तमाम चीजें बता के कि भाई क्या सिनेरियो है और क्या सिनेरियो नहीं है. तो इसको डिस्कस किया जाएगा. इसके अलावा कुछ छोटी बड़ी न्यूज, कुछ छोटे बड़े आर्टिकल्स, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे आज के वीकली न्यूज एनालिसिस में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एज वेल. आप हमें से चैट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं अगर आपका जो भी क्वेश्चन है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर एज वेल. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है हमारी, उसको जो है वो अनाउंस किया गया, तो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं. तो जाहिर बात है विदाउट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते. तो हम पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ चले जाते हैं ताकि जो है वो हम उसी के ऊपर जो है फिर वो बेस बनाकर हम करें. टेररिज्म राइजेस अगेन, यस हमजा, वो भी है, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. लाहौर में ब्लास्ट हुआ आपने देखा, लेकिन अगेन अभी नहीं, एक वीकली न्यूज एनालिसिस हो जाने दे, देन वी विल डिस्कस जी. हम उसको करेंगे. ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए हैं, वो हमें सीएसएस से इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है. अब जब गवर्नमेंट अगर जो है वो लॉकडाउन लगा देती है, देन जो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, देन इट इज द कंसर्न. फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. अब कराची 40 आई थिंक 45% पे पहुंच गया, लाहौर भी 10% क्रॉस करने जा रहा है. तो इससे ये तो बड़ा आसान चीज है, इसमें मतलब मैं क्या समझाऊंगा, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ठीक है. चले जी, नेशनल सिक्योरिटी पे चलते हैं. ये था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जी. 2022 से लेके 2026 तकरीबन 5 साल की ये पॉलिसी है. और जैसा कि मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, कि मैं एक बात शुरू से कर रहा हूं कि इस साल का अगर मुझसे कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई पूछे कि भाई अगर आप एक टॉपिक या एक थीम हमें सजेस्ट करना चाहें सीएसएस के लिए,
ऐसे के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, हर चीज में वही नजर आएगा। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग इस्लामाबाद का, पॉलिसी विजन, आपके एमओयूज, चाहे वो सेंट्रल एशिया का विजन हो, यूएस के साथ डायलॉग हो, चाइना के साथ डायलॉग हो, रशियन के साथ डायलॉग हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, हर चीज वो नजर आएगी। सेम इज द केस विद नेशनल सिक्योरिटी। आप इसको भी देखें तो यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि मुईद यूसुफ है, उनका पहला स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो देखें क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर, यानी द होल एडिफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज बिल्ट ऑन द पिलर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी पहली दफा थ्रू आउट द हिस्ट्री हम हमेशा जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को बड़ी इंपॉर्टेंट देते थे कि हम अपनी किस तरह अपनी टेरिटरी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के गेन के लिए, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जो है वो हम जो है वो इस्तेमाल कर पाए। वी आर रेडी टू प्रोवाइड मिलिट्री बेसिस in the last 70 plus years in the history of Pakistan, but now we basically declared to the world that we do not provide you military basis, but we are ready to provide you economic basis in our country. हम आपको military basis नहीं देंगे, but if you want economic basis, yes, come to our country, invest करें, हमारे साथ इस इंटीग्रेशन के ऊपर जाए, एनर्जी मार्केट के ऊपर आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आए, यस वी आर रेडी, बट एज फार एज द बेसिस, मिलिट्री बेसिस आर कंसर्न, वी आर नॉट रेडी। और अगर इमरान खान का आपका स्टेटमेंट भी याद हो कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी द पार्टनर इन वॉर, वी विल बी द पार्टनर इन पीस। हम वॉर के अंदर पार्टनर नहीं, हम पीस के अंदर पार्टनर है। तो ये बेसिकली कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, अगर आप इसको याद रखना चाहें किसी भी तरह से, कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द मिलिट्री बेसिस, बट वी आर रेडी टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो हमारी एट द कोर है। अच्छा जी, द पॉलिसी कन्वे, अब जाहिर बात है 66 पेजेस का ये पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ सकते, बट मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देके इस डॉक्यूमेंट का, किसमें है क्या, किस किस चीजों के बारे में है, और फिर मैं इसके एनालिसिस के ऊपर मूव कर जाऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरफ हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, द पॉलिसी कन्वेज अ क्लियर एंड बोल्ड विजन emphasizing a geo-economic paradigm that supplements our geostrategic approach, laying down a broad roadmap of how to articulate the chosen path। मैं आपको बता चुका हूं, ये जियो इकोनॉमिक के पैराडाइम के ऊपर पूरी पॉलिसी बेस्ड है। आगे बढ़े जी, एग्जीक्यूटिव समरी की तरफ चलें। 22 से 2026 इसको जो टैग किया गया है, यानी इसको जो ब्रांड किया गया है, वो कहा गया है कि इट इज अ सिटीजन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फर्स्ट टाइम इट इज द पॉलिसी इन पाकिस्तान इज ब्रांडेड एज द सिटीजन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि हम उसकी जो है वो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, हम उसमें पुवर्टी की बात कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इन अ सिक्योरिटी पैराडाइम, इन अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो कि शायद इससे पहले नहीं था। ठीक है, हम इसके अंदर जो है वो नेशनल कोहिजन की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो इससे पहले शायद सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मिसिंग थी चीजें, अब वो है। दैट इज व्हाई इट इज ब्रांडेड एज सिटीजन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी। इकोनॉमिक कैटेगरी में बता चुका हूं। The policy captures the ongoing trends in the changing world and their implications for Pakistan, the emergence of multiple centers of economic and military power, and a move towards a multipolar but a key feature for the contemporary global landscape। उन्होंने बोला ये पॉलिसी जो है वो कीपिंग इन व्यू बनाई गई है कि किस तरह जो रीजन या ग्लोब की सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो है वो राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ चाइना का भी राइज है, रशिया का भी राइज है, इंडिया का भी राइज है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी, मिलिट्री टर्म्स में भी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। The policy guidance documents emphasize a proactive, forward-looking approach for Pakistan policymakers. First time we emphasize on proactive, वरना इससे पहले हम reactive थे, चीज हो जाती थी फिर हम वो काम करना शुरू कर देते, हम पहले से ही उसको जो है वो एनालाइज करके, प्रिडिक्ट करके अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव पॉलिसी। अच्छा जी, सेक्शन 1 इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर है कि भाई जरूरत क्यों पेश आई। इससे पहले हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी अलग से थी, दूसरी पॉलिसी अलग से थी, कोई एक जो है वो होलिस्टिक डॉक्यूमेंट नहीं था। दैट इज व्हाई हमने इसको जो है वो एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट बताया। इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, तकरीबन 120 एक्सपर्ट्स से इसको जो है वो किया गया, 500 स्पेशलिस्ट, सिविल मेंबर्स, यानी
जो है वो कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की गई फ्रॉम द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, या जिसको ये इम्पैक्ट करता है। बट इसके ऊपर मैं अगेन एनालिसिस में भी बात करूंगा कि इसमें एक चीज मिसिंग है। सेक्शन 2 जी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर है, अगेन विजन वगैरह इसके ऊपर। ये इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की थी कि भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर आपकी इन बेस होगी तो आपकी उसकी ह्यूमन सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी, और अगर आपके पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली बात है अपनी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे, जो जैसे कि इंडिया कर रहा है, राफेल खरीद रहा है, एंटी बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसके पास, फिर अग्नि 4 अग्नि 5 जो इसके बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, उसको वो बना रहा है। हमारे पास जब तक पैसा नहीं होगा, जो पावर है वो टूवर्ड्स इंडिया जो है वो शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि द सस्टेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नीड फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज लिंक्ड टू टू इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। उन्होंने बोला जो हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी का विजन रखते हैं वो बेसिकली टू एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इंटरनल के जैसे कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि हम अपने मुल्क में डेवलपमेंट लेकर आए, ग्रोथ पैदा करें, और सेकंड यह है कि जो बाहर के मुल्क हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए ताकि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो ये बेसिकली दो प्लेयर हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी के। बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का क्या मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंसेस हो, सब एक पेज के ऊपर होंगे। हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगी। इंक्लूसिविटी की बात की गई कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल इंक्लूडिंग फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सिविल सोसाइटी, मिलिट्री डोमेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व होगा। इसका क्या मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिजॉल्व का, कि मोहित यूसुफ ने भी बोला था कि पाकिस्तान नाउ विल बिकम अनएपोलोजेटिक इन सिक्योरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। दुनिया में हर मुल्क का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कभी भी एक अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं होता। हमारा अनफॉर्चुनेटली अपोलोजेटिक बिहेवियर था अब तक। अब हम अनअपोलोजेटिक होंगे, कॉन्फिडेंस होंगे कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और अब इसको वो जो है वो सिक्योर करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रैग्मेटिज्म के साथ काम करेंगे, अपने भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कहाँ हमारी डेफिशिएंसीज, और उसको ओवरकम करके एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जाएंगे। प्रोएक्टिव मैं आपको बता देता हूँ, प्रायोरिटाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा कि पहली पॉलिसी है जिसमें इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज किया गया है, टॉप पर रखा गया और बाकी सारी चीजें उसके नीचे हैं। कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे जो कि पाकिस्तान में मिसिंग है। हर नई आने वाली गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आ जाती है, कंसिस्टेंसी मिसिंग है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी की बात की गई है। लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब हम डेफिशिएंसीज की बात करेंगे तो हम उसमें एक पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर हम वाजे नजर आ रहा होगा कि ये पॉलिसी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। फिर इसमें जी नेशनल कोहेजन की बात है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, ठीक है ना, कि हम यूनिटी तो क्रिएट करेंगे लेकिन डाइवर्सिटी के साथ क्रिएट करेंगे, यानी जो डिफरेंट रीजन्स हैं, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको एक्नॉलेज करके उसी में यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करेंगे जो हमने 1950s में किया था कि भाई जो है वन यूनिट स्कीम ले आए थे कि तमाम सूबे खत्म, आज से कोई सूबा नहीं होगा, सिर्फ दो यूनिट्स होंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और इससे आपने देखा कि प्रोविंशियलिज्म कम होने के बजाय बढ़ गया था। वन ऑफ द ब्लंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान एवर कमिटेड, वो उसमें से एक ब्लंडर जो है वो ये वन यूनिट स्कीम थी, और एक ब्लंडर 65 की वॉर थी, और दूसरे भी कुछ ब्लंडर्स हैं, बट ये भी एक सबसे बड़ा ब्लंडर्स में से एक है कि हमने जो है वो डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। और जो है we try to search unity in uniformity, जो कि कभी भी नहीं होती। यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी कभी भी नहीं होती, यूनिटी ऑलवेज लाई इन डाइवर्सिटी, ठीक है। पूरी दुनिया ही डाइवर्स इन नेचर है और वो उसी में होती है, बट आपने नहीं की और आप देखें कितना प्रोविंशियलिज्म हो गया। फिर अगेन इथनिक, रिलीजियस, सोशल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इसमें कहा सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात की गई। रीजन की वाइज भी हम सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखेंगे, खासतौर पर वो रीजन जो पाकिस्तान के पीछे रह गए, अंडर डेवलप्ड है, उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि दीज रीजन्स आर कंसीडर्ड एज द इंक्यूबेशन ऑफ इनसिक्योरिटी, इंक्यूबेटर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि वहीं से जो है वो डेप्रीवेशन आती है और फिर वहीं से जो है लोग एंटी स्टेट बातें करते हैं। चाहे वो फॉर्मर फाटा रीजन हो, आपने देखा वहां से पीटीएम मूवमेंट उठी, चाहे वो बलूचिस्तान के रीजन हो, वहां पे डिफरेंट मूवमेंट है, सिंध के कुछ अंडर डेवलप्ड रीजन हो, तो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के ऊपर भी फोकस। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, अपनी सर्विस डिलीवरी कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या लोगों तक जो है वो उनकी
एजुकेशन पहुंच रही है, हेल्थ पहुंच रही है, क्या उनकी एफआईआर टाइम पे कट रही है, ठीक है, क्या उनको पासपोर्ट, उनके शनाख्ती कार्ड टाइम पे मिल रहे हैं, या उनके बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट टाइम पर मिल रहे हैं उनके घर के बाहर, या उनको बिजली मिल रही है, गैस मिल रही है, सर्विस डिलीवरी कैसी है आप, ठीक है ना। फिर अगर उनको कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो क्या उनकी कंप्लेन सही से रजिस्टर्ड हो रही है, वेदर दे हैव एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज और नॉट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको भी इंप्रूव करना है। अगर सर्विस डिलीवरी भी आप नहीं इंप्रूव करेंगे, कभी भी आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी का जो ब्रांड है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो उसके लिए पॉलिसी गाइडलाइन क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किस तरह हम इंश्योर करें, यहाँ पे पूरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंश्योर यूनिटी इन स्टेबिलिटी, मेकिंग पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिव। फिर है जी हमारे पास इकोनॉमिक फ्यूचर, इसमें भी पूरा जो मेरा पूरा लेक्चर है इकोनॉमी के ऊपर, हर करंट अफेयर्स के बैच में देता हूँ, बैच 8 चल रहा है उनको भी दे चुका हूँ। तो ये पूरा वही है कि एक्सटर्नल इम्बैलेंस है हमारे पास, टैक्स टू जीडीपी रेशियो की कमी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कम है, तो उसको सबको मद्देनजर रखते हुए हम उन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे, ट्रेड के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। फिर जब हम सारी बातें बात कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक पैराडाइम की, जो उसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर था कि जो 3 पॉइंट्स थे, कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन, एनर्जी मार्केट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, और फिर तीसरा पॉइंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो तीनों के ऊपर काम किया जाएगा। फिर है जी हमारे पास डिफेंस एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अगेन जितना भी आप कर लें, लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है। कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स में टेररिज्म की थ्रेट है, एक्सट्रीमिज्म की थ्रेट है, और फिर खासतौर पर हमारा जो ईस्टर्न नेबर है, आपको पता है कि वो न्यू डॉक्ट्रिन्स लेकर आ जाता है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, फिर न्यू नॉर्मल इंपोज करने की बात करता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की बात करता है, तो उसको भी जो है वो करना जरूरी है, उससे भी नजर रखना जरूरी है। फिर मैरीटाइम कॉम्पिटिशन है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान का मैरीटाइम कंपटीशन है, इंडियन ओशन एक जो है वो यूएस के एक जो है वो नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे, मुझे नाम इस टाइम पे मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था हु विल कंट्रोल द इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। इंडियन ओशन इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी एक्नॉलेज किया गया है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में खासतौर पर इंडिया का जो आरएसएस या हिंदुत्व जो उनकी पॉलिसी है, या जो उनका समझ लें इंक्लिनेशन है, उसको भी करके बोला गया कि इट इज अ थ्रेट टू द रीजन। फिर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में न्यूक्लियर डेटरेंस की बात की गई है, किस तरह जो इंडिया बाय एक्वायरिंग न्यू वेपन्स, उससे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है या न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है। स्पेस सिक्योरिटी की भी बात की गई, और खासतौर पर जो इसमें एक एडिशन की गई जो पहले डॉक्यूमेंट्स में नहीं था, वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, बिकॉज एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, साइबर थ्रेट की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर की बातें, हाइब्रिड वॉरफेयर की बातें हैं, किस तरह साइबर सिक्योरिटी के तहत आपने देखा ईरान के अंदर 2 से 3 साइबर सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट अटैक्स हो चुके हैं। कभी उनका जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो उसकी लाइट के ऊपर अटैक हो जाता है, कभी कहीं पर आपने साउथ कोरिया में देखा रैंसमवेयर के जो अटैक्स थे, उसने जो है वो पूरी जो उनकी इंडस्ट्री थी, सिलिकॉन इंडस्ट्री, उसको उन्होंने कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दिया। साइबर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है हर गुजरते टाइम के साथ, उसको भी है। देन हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है जी, इसकी पॉलिसी गाइडलाइन, देन डिफेंस, डेटरेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, स्पेस इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी के जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको भी आपने जो है वो जवाब देना है उसका भी। देन जी इंटरनल सिक्योरिटी हमारे पास, हमने देखा इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म है, सब नेशनलिज्म है, सेक्टेरियनिज्म है, नार्कोटिक्स है, उसको थ्रू रूल ऑफ लॉ सिक्योर करेंगे। देन फॉरेन पॉलिसी इन द चेंजिंग वर्ल्ड में इसको प्रोएक्टिव बनाया जाएगा, ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमने वही बात की है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, और इसको सॉल्व किए बगैर हम इंडिया के साथ जो है वो अमन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगेन चाइना को हमने एक्नॉलेज किया, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ मजीद हम जो है वो करेंगे। और फिर हमने इसके साथ साथ कहा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। फिर जी हमारे पास जो था वो ह्यूमन सिक्योरिटी था, ह्यूमन सिक्योरिटी में पॉपुलेशन की बात है, हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, क्लाइमेट की बात है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, जेंडर सिक्योरिटी की पहली दफा बात की गई कि जो जेंडर में गैप है, या जो वायलेंस है, या जो इकोनॉमिक गैप है, उसको जो है वो हम यहाँ पर ओवरकम करेंगे। तो ये कुछ ओवरव्यू था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, जो बताना बहुत जरूरी था
ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी नेशनल सिक्योरिटी का, ताकि आप लोग जो है वो पिछले लेक्चर से, खासतौर पे जो हमारा करंट अफेयर्स में भी बैच 7 में, बैच 8 में जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर हो चुका है, तो आप उससे कनेक्ट करें और उसको आप देखें। अच्छा, अब आते हैं हम जरा थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ, ठीक है ना, थोड़ा एनालिसिस करते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-2026, सबसे पहला एनालिसिस जी, द होल एडिफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज बेस्ड। आपको कोई भी बोले भाई नेशनल सिक्योरिटी को क्रिटिकली एनालाइज करें या क्रिटिकली इवेल्युएट करें, तो यही होगा। सबसे पहला पॉइंट जी, द होल एडिफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द पिलर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन द विजन ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट है। जैसे कि मैंने कहा, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइड इकोनॉमिक बेसिस नॉट मिलिट्री बेसिस। हम इकोनॉमिक बेसिस तो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, मिलिट्री बेसिस के लिए तैयार नहीं है। अब जरा समझिएगा कि इसमें जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की गई वो किस तरह से की गई है। इसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर आप पॉलिसी को डिटेल में पढ़ें, अभी तो आप लोगों के सामने जारी बात है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ चुका हूं डिटेल में, तो इसमें 3 से 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसमें बात की गई है वर्टिकल इनइक्वालिटी की, और फिर उसके बाद बात की गई है हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी। अब वर्टिकल इनइक्वालिटी क्या होती है? द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी जो हमारी सोसाइटी में अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है और लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उनके दरमियान जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही, दे आर बिकम वाइडर। ठीक है ना, with each passing day, with each passing month, with each passing year, and this is not the trend, this is not only the trend in Pakistan, all over the world। आप दुनिया में देखें इनइक्वालिटी बढ़ी है। इवन जो ये पोस्ट 10 लेसन फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है फरीद जकरिया का इनइक्वालिटी के ऊपर, कि किस तरह पैंडेमिक से जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। चैप्टर 7, इनइक्वालिटी विल गेट वर्स। तो इसके ऊपर पूरा जो है पूरी दुनिया का फोकस्ड है, एंड पाकिस्तान ने भी एक्नॉलेज किया इस चैलेंज को, और उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी में वर्टिकल इनइक्वालिटी को रखा है, और उन्होंने कहा है कि थ्रू प्रोग्राम्स लाइक एहसास प्रोग्राम हो गया, कैश फैसिलिटी हो गई, पनाहगाह हो गए, इस शेल्टर होम्स हो गए, ठीक है जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गए, तो इस तरह की चीजों से हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारी वर्टिकल इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए, ताकि जो है वो, जैसे कहा था कि सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी है, तो सिटीजन जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का सिटीजन है वो स्ट्रेंथन हो, और वो जो है वो उसके दरमियान और हायर स्टेटा के दरमियान इतना गैप ना हो। फिर बात की गई जी हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी की। तो हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी इस डॉक्यूमेंट में किसको कहा गया है? रीजनल डिस्पैरिटी को। ठीक है ना, कि एक हमारा रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल पंजाब को आप देख लें, ठीक है, तो पंजाब एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इज हाईली डेवलप्ड एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, सर्विस डिलीवरी इज कंसर्न, और जो कि अच्छी बात है। वहां पे जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने काम किया है। आप इंटीरियर बलूचिस्तान में चले जाएं, तबाही है वहां पर, ठीक है। इवन इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आपको लगेगा कि आप एक पुरानी सदी में चले गए, पास्ट में चले गए, शायद 19-18 सेंचुरी में चले गए, ठीक है। फॉर्मर फाटा रीजन में चले जाएं, अगेन वहां पे आपको तबाही नजर आएगी। तो जो ये हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से डेप्रिवेशन पैदा होती है, या नेशनल इंटीग्रेशन में या नेशनल यूनिटी के अंदर एक बड़ी रुकावट है ये चीज, तो उसको भी जो है वो ओवरकम किया जाएगा थ्रू एनएफसी प्रोग्राम्स के तहत, इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत, ठीक है, सीपैक के तहत, सीपैक की अम्ब्रेला के अंदर उन रीजन्स के अंदर भी काम किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी मैंने आपको बताया, इसमें बात की गई है। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी चीज क्या है जी? क्रिएशन ऑफ हाई टाइप जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। इस बात को भी एक्नॉलेज किया गया कि भाई आने वाले कुछ 2 डिकेड्स के अंदर या 3 डिकेड्स के अंदर जो है हमारी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है या करंट जॉब्स हैं, खासतौर पर ब्लू कॉलर जॉब्स, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेक्नोलॉजी। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दुनिया जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जिनकी आगे जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका क्या मतलब यह है कि आपकी करंट फोर्स को, या जो करंट लेबर फोर्स है, उसको नए स्किल्स दिए जाएं और नई हाईटेक जॉब्स क्रिएट की जाए,
स्टार्टअप्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपकी वर्कफोर्स जो है वो आने वाले जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर है या चेंजिंग डोमेन है उसके लिए तैयार हो. So the NSP observed that the current jobs may be obsolete in next 3 decades and stressed that the need of the creation of high-tech jobs, investment in startups and पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. फिर जी मूव टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स. इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई जब मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था करंट अफेयर्स के अंदर उसके ऊपर कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर and how to move towards renewables and how to achieve the global zero emission target. उसमें मैंने कहा था कि renewables बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं. अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, सोलर पे, विंड पे, हाइड्रो पे, न्यूक्लियर पे, और आप कंटिन्यूअसली जो है वो फॉसिल पावर्ड फ्यूल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आज के आने वाले सालों में आपको मुश्किल हो सकती है. आपके एक्सपोर्ट्स शायद यूरोपियन मार्केट्स में ना जा पाए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए, या जाए भी तो वो बहुत जो है वो सस्ते दामों आपसे लिए जाए, क्योंकि वो बोला जाए कि भाई आप जो है वो इको फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी पूरी इकोनॉमी यहाँ पर हर्ट हो सकती है. तो इस चीज को भी एक्नॉलेज किया गया कि भाई अगर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते जाना है, तो रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होना है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया जा रही है, चाहे वो रिसेंटली ग्लासगो की जो है वो सीओपी हो या आपको दूसरे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो, आप देखेंगे कि बहुत फोकस किया जा रहा है कि भाई जो है वो रिन्यूएबल्स के ऊपर मूव किया जाए और फॉसिल पावर्ड प्लांट्स को जो है वो कम किया जाए और तकरीबन जो उसको फेज आउट कर दिया जाए. तो इसको भी जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई. तो अंडर इट्स लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ, अच्छा, इसको भी इंपॉर्टेंस दी और कहा गया कि भाई रिन्यूएबल्स की ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ब्लेमिंग द एनर्जी क्राइसिस लो आउटपुट, द पॉलिसी proposes increasing the renewable energy pool by 30% in 2020. 4 years after the policy would have ended कि भाई 2030 तक जो है हम 30% जो है वो इसको बढ़ाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे 2 से 3 चीजें समझने की है. एज फार एज द वर्टिकल इनइक्वालिटी इज कंसर्न, वो तो आप सही एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं, बट आप इन्फ्लेशन देखें पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है. अभी भी अगर आप रिसेंटली जो हमारा मिड ट्रम्प बजट जो उन्होंने कहा था कि वो अनाउंस करेंगे और वो पास किया और वो बड़ा शोर मचा, उसमें भी देखें तकरीबन $340+ बिलियन के न्यू टैक्सेस ऐड हुए. ऑल्दो द फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम दैट इट विल नॉट हैव इन्फ्लेशनरी जो उसके प्रेशर है इसका नहीं होगा, बट ये ऐसा नहीं हो सकता. तो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी उतनी वर्टिकल इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी. तो पॉलिसी में तो आपने लिख दिया, बट एज फार द ग्राउंड इज कंसर्न वहां पर वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही. यस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू आप काफी काम कर सकते हैं, बट रियल चेंज जब आएगा जब आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें. एम्प्लॉयमेंट भी देखिए पाकिस्तान में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो ऑल्दो देयर इज अ पैंडेमिक, हम बातें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी तो इन्फ्लेशन से वर्टिकल इनइक्वालिटी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी. फिर हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी की बात है. अगेन देयर आर वॉइसेस फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. आपने देखा गवादर में बहुत ज्यादा बड़ा एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया गया पिछले महीने में कि भाई वहां पे जो होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमें फायदा नहीं मिल रहा. तो इस चीज को भी नजर रखनी चाहिए. अगर हम हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी की बात करें तो खासतौर पर जो सेंसिटिव रीजन है, गवादर हो गया, साउथ पंजाब हो गया, जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान के कुछ इंटीरियर हो गए, उन रीजन्स को भी देना और उसको उनको जो है वो लूप में लेकर उनके एडवाइजेस सजेशन लेकर और फिर काम किया जाए. फिर बात है जी क्रिएशन ऑफ हाई टेक जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप. एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई दुनिया जो है वो फास्ट मूव कर रही है एज फार एज द जर्नी ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज है और जो है हम जो है न्यू जॉब्स क्रिएशन करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स पे जाना चाहते हैं. दूसरी तरफ वो चीज नजर नहीं आ रही. आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, वेब 3.0 पे आप फायदा नहीं उठा रहे. इवन स्मार्टफोन्स के ऊपर जो पीटीए रजिस्ट्रेशन है उसको आप महंगा करते जा रहे हैं. ये मैंने डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी बात की थी जब मैंने की थी कि सबसे ज्यादा आपका जो टैक्स है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर है, चाहे वो सिम खरीदना हो, सिम रजिस्ट्रेशन हो, मोबाइल रजिस्ट्रेशन हो, लैपटॉप्स के ऊपर टैक्सेस हो. ठीक है, तो आप तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन उस टेक्नोलॉजी का जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, और जो न्यू मार्केट है उसको भी आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे. और फिर वही होगा कि जब रीजन उसको एक्सप्लॉइट कर जाएगा आप पीछे रह जाएगा, देन आपको याद आएगा यार क्रिप्टो करेंसी, वेब 3.0, इस तरह की जो चीजें वो तो हम कर ही नहीं पाए. ठीक है, तो एक तरफ आपने पॉलिसी में तो लिख दिया कि यस वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन और जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बट एज फार एज द ग्राउंड इज कंसर्न ये चीज हमें नजर नहीं आई. ठीक है ना, ये चीज हमें नजर नहीं आ रही.
अच्छा, फिर है जी रिन्यूएबल्स की बात की गई। अगेन रिन्यूएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बात भी की, बट अगेन ग्राउंड पे देखें तो पावर प्लांट्स हमारे जो फॉसिल्स हैं, चाहे वो एंग्रो पावर में है, थर में, वो हर जगह लग रहे हैं। इनफैक्ट आपने जो है वो रिसेंटली सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। द गवर्नमेंट स्लैब्स एडिशनल ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन सोलर पैनल जस्ट लास्ट वीक अंडर एन IMF petition, and it is diametrically opposite what you have written in your policy, that we acknowledge the fact that we have to move towards renewables. तो ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे बोलते हैं, ठीक है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई जो है सर एनालिसिस किसे कहते हैं, दिस इज व्हाट इज एनालिसिस। क्वेश्चन पेपर में सवाल आता है कि क्रिटिकली एनालाइज द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और आप वही वही चीजें लिख देते हैं जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई। उसको एनालाइज करना होता है कि यस द होल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और वर्टिकल उसमें इनइक्वालिटी की बात है, हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी की, हाई टेक जॉब्स की, रिन्यूएबल्स की, इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी की। बट अगर आप रियलिटी की बात करें तो ये पॉइंट्स मिसिंग है जिसको ओवरकम करना चाहिए, फिर आप उसकी रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। फिर जी नेशनल कोहेजन की बात थी, मैंने आपको बताया कि द डॉक्यूमेंट बिगिंस बाय एक्सप्रेसिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई है। Religion, ethnicity, social, economic, then quickly moves towards highlight decisive course amplified by the external forces without specifying who they are. In past foreign minister ये बोला था कि भाई बहुत सारे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी हैं, पाकिस्तान के लोगों को भड़काया जाता है, और तब PTM जैसी मूवमेंट में जो वो एक्सटर्नल हाथ जो है वो इंक्लूडेड है। द NPM टू पुश नेशनल कोहेजन थ्रू एजुकेशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूसिव नेशनल डिस्कोर्स। के NSP चाहती है कि जो यूनिटी है नेशनल कोहेजन या एजुकेशन से, कल्चरल इंस्टीट्यूशन से और इंक्लूसिव से, नेशनल डिस्कोर्स से बनाया जाए, यानी थ्रू डायलॉग, एजुकेशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई SNC सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ऑल तो ऐसा नहीं है, मैं ही नहीं समझता कि सिंगल नेशनल करिकुलम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम इज अ गुड स्टेप टू सेमेंट द नेशनल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। ये मेरा व्यू है, आप इसके अगेंस्ट जाना चाहें इट्स अप टू यू। बट इसमें जो ये नेशनल डिस्कोर्स वाला सवाल है, या नेशनल डिबेट है, या नेशनल डायलॉग है, ये समवॉट मिसिंग है। इवन अगर आप NSP की भी बात कर लें तो इसको पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, प्रोविंसेस से डिस्कस नहीं किया गया, CCI के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं किया गया, प्रोविंसेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये नहीं पूछा गया कि भाई आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप किन पॉइंट्स एग्री करते हैं, किन पॉइंट्स एग्री नहीं करते। तो फिर नेशनल कोहेजन आप किस तरह बोलते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पिलर है सिक्योरिटी पॉलिसी का, जब खुद ही आप इवन NSP के भी इंप्लीमेंटेशन में, फॉर्मुलेशन में, या पब्लिकेशन के अंदर, या जो इसको पास किया गया उसके अंदर आपने डिफरेंट डोमेन्स को, अपोजिशन को, प्रोविंसेस को जब आपने लूप में ही नहीं लिया। आप बैठे आपके जो है वो अब मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड नहीं बोलना चाहता, बट आपने जो है वो गए और आपने पास कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। एज फार एज द NSP इज कंसर्न, आपको काफी चीजों को लेना चाहिए, बट अगेन ये नेशनल कोहेजन में एक डेफिशिएंसी मौजूद है। दैन जी रीअलाइनिंग फॉरेन पॉलिसी, ये मैं बता चुका हूं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, रिविलेशन नहीं है इसके अंदर। ये वही है कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान पीस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ गेटवे फॉर पाकिस्तान एज फार एज सेंट्रल एशियन स्टेट इज कंसर्न। अगेन चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसमें जो बस एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली लाइन थी कि विद यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्टिंगली इट इज इंसिस्टेड इस्लामाबाद विल नॉट सब्सक्राइब टू कैंप पॉलिटिक्स yet seek convergence on trade, investment, energy security and intelligence cooperation। हम यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमने क्लियरली लिख दिया कि अब हम कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगे, या जिसको हम कहते हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स, कि हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं खड़े हुए। वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, चाइनीज ब्लॉक, जैसे कि कोल्ड वॉर में था कि सोवियत यूनियन का अपना ब्लॉक था और जो है यूएस का अपना ब्लॉक था, और हम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, यूएस के ब्लॉक के साथ थे। एंड अगेन एज वी आर सीइंग दैट न्यू कोल्ड वॉर इज इमर्जिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, but we declared clearly that we will not subscribe to camp politics। हम चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात है, वो हमारा जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट हम यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन में, ठीक है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, द पॉलिसी प्रमोट्स बेटर टाइज विद इंडिया while reproaching Narendra Modi decisive policies in Jammu and Kashmir। It insisted that on remaining state files and providing moral, diplomatic, political support कि हम सपोर्ट करते रहेंगे, और it declares the Kashmir disputes at a vital national security interest। वही बातें जो हम हर डॉक्यूमेंट में करते हैं। The idea of geoeconomics he explains built on around a melting pot, ये मैं बता चुका हूँ कि ये वाली बात, वी वांट टू
We want China to do more business with us. We want the America to do more business with us. We want good relations with everybody. ये आपकी जो है सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने कहा था, एंड इट्स क्लियर है कि भाई हमारे के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं हम, जो है वो पावर पॉलिटिक्स का तो नहीं कहूंगा, कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जिसके अंदर टेररिज्म है हमारे पास एक्सट्रीमिज्म है, सब नेशनलिज्म है, हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, या फिर इसमें सेक्टेरियनिज्म की थोड़ी रेडिकलाइजेशन की बात कर लें तो इसके ऊपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि रेडिकलाइजेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो जो आपकी क्या नाम है उसका, टीटीपी तो तहरीक तालिबान, टीएलपी, ठीक है ना। तो टीएलपी के चाहे वो प्रोटेस्ट हो, ठीक है, वहां पर हमने देखा कुछ, हमने सर्टेन एक्ट्स देखे रिसेंटली श्रीलंकन सिटीजन के साथ जो हुआ, फिर कुछ माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको भी रैंसैक किया गया। तो और फिर जो क्राउड है बड़ा पूरा जमा, वो भी वीडियोस वगैरह बनाता रहता है, वो कहीं रोका नहीं जाता। तो उस चीज को भी हमें जरा देखने की जरूरत है कि इस चीज को किस तरह कंट्रोल करें। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये थी कि अभी जो ये श्रीलंकन सिटीजन के साथ इंसिडेंट हुआ था, तो पूरी गवर्नमेंट, पूरी कौम हमें नजर आ रही थी कि एवरीबॉडी इज रेडी टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट इट। तो वहां पर एक पॉजिटिव चीज थी, उसके ऊपर वो डिबेट भी शुरू हुई। इट ऑल्सो सीज सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी या हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी को टारगेट नहीं करेंगे, और उसमें भी लिखा है तो वो जो रीजन है जहां से ये इंक्यूबेटर्स बने हुए, वहां से जो एलिमेंट्स ऑफ इनसिक्योरिटी है वो आते रहेंगे। देन जी हमने बात की इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी के, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को भी फेंस करेंगे, एलओसी के ऊपर भी जो है वो हम एक ओवर डोमेन, यानी इसको जो है वो इनहेंस करेंगे डिफेंस एलओसी। तो इस तरह की बातें हैं। अच्छा, ये तो चीज हो गई कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और क्या क्या चीजें मिसिंग थी। कुछ चीजें सिर्फ मिसिंग भी थी, उसके अंदर क्या है, पहली चीज है कि जी कंसेंसस इज मिसिंग। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कोहेजन की बात करते हैं, बट एज फार द पॉलिसी इज कंसर्न उस पर कंसेंसस नहीं बना। अपोजिशन ने बोला पार्लियामेंट में पेश करें, अभी तक नहीं हुई, सीसीआई में नहीं कही गई, प्रोविंसेस को जो है वो डोमेन में नहीं लिया गया, अपोजिशन को डोमेन में नहीं लिया गया, तो कंसेंसस मिसिंग है, एक सबसे बड़ी ये चीज। दूसरी चीज, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरह ये इंप्लीमेंट होगा। पूरे 60+ पेजेस के अंदर सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है कि इसको एनएससी जो है वो इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह इंप्लीमेंट होगा, नेशनल लेवल पे किस तरह इंप्लीमेंट होगा, सूबों में किस तरह इंप्लीमेंट होगा, सूबों में जो है वो उसका जो है वो जो हेड कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, ओवरऑल जो इसका हेड कर रहा होगा कौन कर रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट्स में कौन इंप्लीमेंट करेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग या पूल ऑफ इंटेलिजेंस कहां पर हो रही होगी, उसके लिए हमारे पास नेक्टा का इदारा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है ना वो भी मिसिंग है, ठीक है। So beyond the theoretical debate on NSP, what is for greater significance is how would the government implement such a transformational concept of pursuing a citizen-centric approach with economic security at its core. For example, since the government department jealously guard their turf, which central authority would periodically review the progress? कौन सी central authority इसको review करेगी? क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट के दरमियान भी एक ट्रफ वॉर होती है कि मेरे पास कंट्रोल आ जाए, वो कहता है मेरे पास कंट्रोल आ जाए। तो किस अथॉरिटी को आप ये व्यू देंगे कि वो हेड करे इसको? विल आर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स मॉडल अलाउ सच सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग? क्या पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है उसके पास जाएगा, मिलिट्री गवर्नेंस के पास होगा? Can the National Security Division or National Security Committee, which houses both civilian and military leadership, oversees the progress made in the implementation of NSP? क्या National Security Division करेगा? Will the Council of Common Interest have any role? जो CCI है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, 4 सूबे के चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या उसका भी कोई रोल है? How provinces will be co-opted to fully own the strategy? किस तरह provinces इसको fully absorb करेंगे? And how would grassroots governance, districts, tehsils and towns be engaged to ensure their development work is in line with the prioritized आइडेंटिफाइड इन द एसपी? और जो सबका ग्रास रूट लेवल है वहां पे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि उनका जो आपका डेवलपमेंट वर्क हो वो सिंक्रोनाइज हो जाए ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ? So this is the holistic view as well as the detailed analysis of national security policy. ठीक है जी, तो इसको समझने की मजीद कोशिश करिएगा, आपको काफी चीजें और भी समझ में आएंगी। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास यूएई का टारगेट, उसका फिर एनालिसिस देखेंगे, फिर चाइना ईरान डील है, और फिर ठीक है,
इससे पहले कि मैं यूएस के एनालिसिस पे जाऊं, मैं देखता हूं कि कुछ पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज भी है हमारे पास या नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कुछ शायद आपके लिए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, मैं एक बता दूं, क्योंकि अभी हमने नेशनल सिक्योरिटी पढ़ी है, उसमें फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र किया है और आप लोग जो है वो देख भी रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मलिया लोधी का आया था कुछ लास्ट वीक के कुछ दिनों में ही, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस अहेड, जिसमें उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन चैलेंजेस क्या हैं। उन्होंने पहली बात की है इसके अंदर कि भाई ये जो कोल्ड वॉर लाइक सिनेरियो है, ये बहुत पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा। देन अफगानिस्तान को डील करना कि भाई वहां पे पीस कैसे होगा, अनसर्टेनिटीज है, वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। देन फिर हमारे साथ इंडिया की जो रिलेशनशिप है, हमेशा से वो एक चैलेंज रहा है। और फिर जो है वो हम जो है वो किस तरह जो है वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैलेंस कर पाए, ये भी एक हमारे पास चैलेंज है। तो ये 4 5 चैलेंजेस है जिसका उन्होंने यहाँ पर बात की, और वन बाय वन उसको उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पर कि पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना विद रिमेन, कि हमें क्या करना चाहिए चाइना के साथ रिलेशन के साथ, ठीक है ना। तो ये भी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं, ताकि जब भी आप रिलेशन को कवर करें या फॉरेन पॉलिसी को कवर करें, सिर्फ इसी आर्टिकल से आपका जवाब बन जाएगा कि भाई चाइनीज फ्रंट पे आपने क्या करना है। चाइनीज फ्रंट पे आपने कुछ नहीं करना, अपने रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म एलाय है। फिर 2 से 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो चाइनीज वर्कर्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसकी सिक्योरिटी को आपने स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि चाइना को बड़ी इस पे रिजर्वेशन है कि भाई हमारे अटैक्स हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है वो इम्पेरल है, पाकिस्तान में इन डेंजर है। तो उसको आपने जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर उसके ऊपर काम करना है टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज nationals inside Pakistan, particularly those who are working on the project of China-Pakistan Economic Corridor. फिर जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल प्रोविजन फॉर इन्वेस्टर्स रिजॉल्व द इशू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स टू आईपीपीस। फिर जो रेड टेपिज्म है, यानी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, रूल्स रेगुलेशंस की वजह से जो सीपैक 2.0 के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उसके ऊपर आप देखें। और जो है द पिवट ऑफ चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द 21st century most ambitious project, CPEC timely progress is crucial to reinforce Beijing interest in strengthening Pakistan। जितनी जल्दी CPEC कंप्लीट होगा और जितनी कामयाबी के साथ कंप्लीट होगा, बीजिंग का या चाइना का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जी यूएस है, यूएस के जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने बता दिया कि हम किसी भी बिग पावर राइवलरी में, गेम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, बट हम जो है वो आपके साथ डायरेक्ट रिलेशंस चाहते हैं, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमी में। इस चीज को पाकिस्तान को परसू करते रहना चाहिए, लेकिन ये भी जानते रहना चाहिए कि जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे, जैसे जैसे यूएस चाइना राइवलरी इंटेंसिफाई होती चली जाएगी, शार्पन होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे हमारे यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। यूएस गेटिंग क्लोजर विद इंडिया बिकॉज यूएस कंसीडर इंडिया एज इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो वो आप जितना भी कोशिश कर लें, आपके रिलेशंस वैसे नहीं हो सकते जैसे पास्ट में थे, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट था, the convergence between United States of America and Pakistan, that was Afghanistan, जिसके ऊपर यूएस आपके साथ इंगेज करना चाहता है। बट नाउ आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस, जब बाइडेन ने पुल की अपनी फोर्सेस को, तो उसके बाद से वो भी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस खत्म हो गया। तो अब आप कौन से नए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लेकर आते हैं ताकि यूएस को लगे कि हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है। गवर्नमेंट इज डूइंग इज बेस्ट कि ट्रेड को, एक्सपोर्ट्स को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, इंटेलिजेंस शेयरिंग को, वो कन्वर्जेंस पॉइंट्स बनाए जाए। देखते हैं कि किस हद तक आपकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट कामयाब होती है। फिर जी अफगानिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की गवर्नमेंट तो आ गई है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप किस हद तक जाके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके किस तरह के फॉरेन पॉलिसी गोल्स है, और फिर कुछ आपके भी नेशनल इंटरेस्ट है, चाहे वो टीटीपी के ऊपर है या जो है वो बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर है। तो उस चीज को भी जितना जल्दी हो क्लैरिफाई हमें कर लेना चाहिए। दैन जी कश्मीर इंडिया के साथ हो गया। इंडिया के साथ मसला यह है कि अगर आप पीस भी करने जाते हैं तो वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की जो कि आरएसएस फिलॉसफी पे काम करती है, खुद भारत, ठीक है, और वो बात करते हैं कि भाई हम जो है वो पूरे रीजन की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करें, दूसरे लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन हो। तो उस नेचर में तो उनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। और अगेन फिर भी कोशिश करें कि चीजें डिफ्यूज हो, किसी तरह डायलॉग इनिशिएट हो, बट मसला अगेन यही है कि आप डायलॉग की बात करते तो वो आपकी वहां पे कमजोरी
मजबूरी समझते हैं, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न आप अपना डिफेंस को स्ट्रेंथन रखें, खासतौर पर जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, क्योंकि वो न्यू नॉर्मल की बात करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की बात करते हैं। फिर सऊदी अरबिया ईरान आ गया, अगेन इनके दरमियान बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन यही इंपॉर्टेंट टास्क है फॉरेन पॉलिसी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको ओवरव्यू करके कुछ एनालिसिस में मैंने आपको समझाया। देन जी हमारे पास न्यूज थी यूएई टारगेट हुआ जी, अगेन होती रेबल्स, ठीक है। होती इज बेसिकली अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। ईरान की 3 प्रॉक्सीज हैं, ट्रिपल एच कहा जाता है इनको, होतीज, हमास और हिजबुल्ला। होतीज जो है वो यमन में है, ठीक है जी। हमास हमें पता है गजा में है, और जो हिजबुल्ला है वो लिबनान की साइड पर है, ठीक है। तो अगेन टारगेट किया गया यूएई को, 2 से 3 लोगों की जो है वो कैजुअलिटीज भी हुई, और फिर यूएई ने रिटेलिएट किया जो सऊदी अरब का कोलिजन फोर्सेस है, और फिर अपने जो है वो लॉन्च किए टारगेट्स को, और वहां पर अगेन फिर वहां पर भी नुकसान हुआ। तो ये जो मिडिल ईस्ट में क्वागमायर है, ये जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यमन की सिचुएशन सबको पता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट ये जो प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके ऊपर क्या है जी, सबसे पहले मिडिल ईस्ट क्वागमायर, ये वहीं का वहीं पे मौजूद है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन शायद इंप्रूव हो रही है, बट अगेन स्ट्राइक होती है। पहले भी होती रेबल्स ने सऊदी अरब की जो है वो अरामको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक कर दिया था, और आपको पता है वो कितना शोर हुआ था। यूएई के ऊपर टारगेट कर दिया, फिर रिटेलिएशन स्ट्राइक्स है। तो again middle east basically a tinder box. Then जी challenges for Pakistan foreign policy, again although Pakistan जो है वो criticize and oppose the terrorist attack और the attack on UAE, कि भाई हम इसको अपोज करते हैं, ये टेररिज्म है और हम इसको हर लेवल के ऊपर अपोज करते हैं, और होतीज को जो है वो अपोज किया। बट एज फार एज द हेल्प ऑफ द सऊदी अरबिया यूएई कंसर्न, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर आपको पहले भी याद है 2014 या 2016 में सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान को क्या अपनी फोर्सेस यमन भेजे ताकि होतीज रेबल से जो है वो टेरिटरी ली जाए, उनको खत्म किया जाए। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान। तो आप खुल के एक जगह सपोर्ट भी नहीं कर सकते, अपोज भी नहीं कर सकते। तो ये एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज है। फिर जी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि यमन जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबुल मंदब एक स्ट्रेट है, वहां पर वो लाई करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। तो यमन और यूएई के दरमियान अगर कुछ क्लैशेस हैं तो ऑयल प्राइस विल शूट। The crude oil prices soared to 7-year highs, partly fueled by the attacks which exploded fuel tanks near storage facilities of wild giant ADNOC killing 3. तो ऑयल अगर बढ़ेगा तो अगेन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी जो है वो मसला आएगा। हाँ, कोई बोल रहा है कि सर नोट्स में आपका वेडिंग बजट शो हो रहा है, तो ठीक है, मतलब मेरी लैपटॉप है और मेरी नोट्स हैं, और अगर शो हो रहा है तो होने दे, कोई मसला थोड़ी है। और इसके अंदर क्या इशू है, ठीक है ना। आप यूएई के ऊपर फोकस करें, और यहाँ पर अगर आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मैंने आपको कहा था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, बट ये हाँ चले इसी में कर लेते हैं कि वाई प्यूटिन रियली वांट्स इन यूक्रेन, ठीक है। कि हम देख रहे हैं काफी दिनों से न्यूज में कि यूएस भी कह रहा है रशिया को कि भाई आपने यूक्रेन इन्वेड नहीं किया, अगर आपने यूक्रेन में अपनी फोर्सेस को लॉन्च कर दिया, आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, एंड इज अ रेड लाइन, और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रशिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस को मूव कर रहा है, वेपन्स को मूव कर रहा है। तो कुछ ना कुछ वहां पे चल रहा है, वो है क्या, जरा देख लेते हैं। पार्टिकुलरिटीज फॉर दोस स्टूडेंट्स हु हैव आईआर एज देयर ऑप्शंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली रशिया चाहता क्या है, क्यों फोर्सेस को मूव कर रहा है, क्या इंडिकेशंस देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो जरा उसको देखते हैं। रशिया बेसिकली कुछ भी नहीं चाहता। रशिया चाहता है कि जो नेटो की एक्सपेंशन है ना टूवर्ड्स ईस्ट, यानी जो नेटो अपनी मिलिट्री बेसिस बनाता हुआ चले जा रहा है उन रीजन्स के अंदर जो सोवियत यूनियन की टेरिटरीज थी। तो अब रशिया चाहता है कि वो ऐसा ना हो कि नेटो अपनी बेस यूक्रेन के अंदर भी बना ले, यूक्रेन बिकम द मेंबर ऑफ नेटो। और अगर ऐसा हो गया तो रशिया के बॉर्डर पे आके जो है वो नेटो बैठ जाए। तो रशिया जो है बेसिकली ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो नेटो की है उसको रोकना चाहता है, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहता, ठीक है। इन अ ड्राफ्ट ट्रीटी डिलीवर्ड टू द यूएस डिप्लोमेट इन मॉस्को, रशिया ने एक ट्रीटी दी यूएस डिप्लोमेट को कि हम ये चीजें चाहते हैं, अगर आप एग्री हैं देन वेल। क्या था जी,
The Russian government asked for a formal halt to nation's eastern expansion. जो नेटो की ईस्टर्न एक्सपेंशन है, ईस्टर्न इनलार्जमेंट है, उसको रोके. A prominent freeze on further expansion of the alliance of military infrastructure such as weapons and bases system in the former Soviet territory. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. अच्छा जी, तो पहले क्या है, नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोके. फिर अ परमानेंट फ्रीज ऑन फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द अलायंस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर द फॉर्मर सोवियत टेरिटरी. मैंने कहा कि नेटो जो है अपने मिसाइल्स, बेसिस, वेपन सिस्टम उन टेरिटरीज में लगा रहा है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, यानी सोवियत की बॉर्डर की टेरिटरीज के ऊपर उसको भी ना लगाए, क्योंकि इट्स डायरेक्टली थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया. And end to Western military assistance to Ukraine and ban on intermediate range missiles in Europe. और जो military assistance की जा रही है यूक्रेन को, असला वसला दिया जा रहा है, उसको भी रोका जाए. The message was unmistakable. If these threats cannot be addressed diplomatically, the Kremlin will have to sort of military action. अगर आप इसको diplomatically नहीं रोकेंगे तो रशिया कहता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि फिर मैं military action लूं और फिर मैं रशिया को, यूक्रेन को भी इन्वेड कर लूं. ठीक है जी, बिल्कुल. यहाँ पे किसी ने बात की सिक्योरिटी डायलेमा की, वो बिल्कुल सही बात की है, सिक्योरिटी डायलेमा की. अच्छा जी, फिर इसके अंदर क्या है जी, यहाँ पर अगर आप देखें, इट माइट आल्सो बी अश्योर्ड बाय सेपरेट अकॉर्ड बिटवीन रशिया एंड नेटो दैट वुड रिस्ट्रिक्ट मिलिट्री फोर्स एंड एक्टिविटी बाय द टेरिटरीज. अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, देयर आर ऑल सीरियस इश्यूज. कौन कौन से सीरियस इश्यूज है? मैंने कहा कि ये वाले इश्यूज जो कि एक्सपेंशन हो रही है, मिलिट्री प्रोवाइड की जा रही है. But it's crucial to note that the Putin has presided over the 4 waves of NATO enlargement and has had to accept Washington's withdrawals from treaties governing anti-ballistic missiles, intermediate range nuclear and unarmed observation aircraft. For him, Ukraine is the last stand. बोले प्यूटन ने जो 4 waves है नेटो एक्सपेंशन की, कि नेटो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, वो भी नोट की. फिर वॉशिंगटन विड्रॉ हो गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स से, फिर जो ट्रीटी थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस से, उससे भी विड्रॉ हो गया, अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट से भी विड्रॉ हो गया. अब प्यूटन के लिए यूक्रेन लास्ट स्टैंड. अगर यहां पर कुछ होता है तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि फिर वो मिलिट्री फोर्सेस को मूव करे. ठीक है. बाइडेन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन ब्लफिंग. और वो ये भी चाहिए लगे दुनिया को, ये ना लगे कि मैं सिर्फ ब्लफ कर रहा हूं. सो बाइडेन वाज राइट नॉट टू रिजेक्ट रशिया's डिमांड आउट ऑफ एंड टू फेवर इंगेजमेंट इंस्टेड. और बोले यूएस के प्रेसिडेंट ने सही किया कि रशिया की डिमांड्स आउटराइट रिजेक्ट नहीं की. ठीक है जी. फिर अगेन प्यूटिन की रेड लाइंस बता रहा है वो यहाँ पर कि यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि वॉशिंगटन इज सेटल्ड विद द प्रॉमिस टू कीप दैट बोथ साइड्स नो इट कैन नॉट कीप. रशिया बाय कंट्रास्ट ट्रीट यूक्रेन एज अ वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रोफेस इट्स रेडीनेस टू यूज मिलिट्री फोर्सेस द नेशनल इज थ्रेटन. कि रशिया जो है यूक्रेन को एक इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी समझता है, एक इंटरेस्ट है, और वो बोलता है मैं फोर्सेज भी मूव कर जाऊंगा अगर वो सिक्योरिटी थ्रेटन की गई. ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है यूक्रेन की मॉस्को के साथ, वहां पर फोर्सेस आ गई तो फिर रशिया की सिक्योरिटी भी इन डेंजर है. ठीक है. दिस डज नॉट मीन अ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज इमिनेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया जो है यूक्रेन को इन्वेड करने जा रहा है. फिर डिस्पाइट द वेटरन्स मीडिया's predilection of depicting Putin as reckless, he is in fact cautious and calculating, particularly when comes to the use of force. Putin is not risk averse. Operation Chechnya, Crimea and Syria are proof of that, but in mind the benefit must outweigh the cost. He won't invade Ukraine simply because of its western orientations. बोलना है कि भाई वो वेस्टर्न मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई आज कर दिया जो है वो रशिया ने इन्वेड, कल ऐसा नहीं होगा. हाँ, रशिया रिस्क लेता है. चेचनिया में हमने देखा, क्रीमिया में 2014 में देखा, सीरिया में 2016 में देखा हमने. बट ये जब करता है जब उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो और के बेनिफिट ज्यादा हो. बट यूक्रेन में ऐसा नहीं है. सिर्फ इस वजह से यूक्रेन को कभी भी इन्वेड नहीं करेगा कि जो है वो उसको वेस्टर्न इंक्लिनेशन है, वेस्टर्न से असला है, जब तक कोई मेजर चीज ना आ जाए. फॉर एग्जाम्पल नेटो का मेंबर बन जाए यूक्रेन. ठीक है. इस तरह की कोई मेजर शिफ्ट ना हो. That said, there are some scenarios that could prove Ukraine to dispatch troops to Ukraine. किस तरह कर सकता है?
क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि वो ट्रुप्स को करे? फॉर एग्जांपल यूक्रेन अटेम्प्ट टू रीगेन टेरिटरी इन द डॉनबस रीजन बाय फोर्स। यूक्रेन की कुछ टेरिटरी रशिया के पास, अगर वो उसको फोर्स से लेना चाहे रशिया कर लेगा। या अनदर रशियन रेड लाइन इज यूक्रेन एक्सेशन टू नेटो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक रेड लाइन अगर क्रॉस हो गई, देन कोई सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, मिलिट्री सिनेरियो बिल्ड हो सकता है कि नेटो, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाए, या फिर परमानेंट बेस हो नेटो की यूक्रेन के अंदर, और इस तरह का कुछ सिनेरियो हो, देन रशिया कोई एक्शन ले सकता है। और फिर रशिया देख रहा है कि भाई जो यूरोप है और यूएस है वो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट है और हमेशा से अगेंस्ट है, लेकिन अब थोड़ी सी वो चीज इंटेंसिफाई होती चली जा रही है। और फिर रशिया ये भी देख रहा है कि वो बोलते हैं ना कि कौन सा ऐसा दूसरा मुल्क है जिसके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो देखते हैं दूसरा ऐसा मुल्क है चाइना है, तो क्यों ना चाइनीज को अपना एलाय बनाया जाए। और यही फिर हो रहा है। आप यहाँ पर देखें, the President Putin and Xi Jinping are already discussing financial mechanism to protect their country from US sanctions. In that case, Putin's casual visit to China for the Winter Olympics in February 2022 might turn out to be the more than a courtesy call. The United States could be seen the current Chinese-Russia entente turning into a tighter alliance. ये भी एक tighter alliance में जो है वो convert हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की जो है वो क्या चाहता है रशिया, और किस तरह चीजें जो है वो अनफोल्ड हो सकती हैं, और किस तरह चीजें जो है वो मूव करती हैं, और रशिया क्या चाहता है यूक्रेन के अंदर, वेस्टर्न अलाइज क्या चाहते हैं, और किस तरह जो है वो चीजें चाहते हैं। पुतिन में एम्फसाइज यूनिटी ऑफ रशिया एंड यूक्रेन पीपल्स। अच्छा, ठीक है जी। तो ये था कुछ सिनेरियो जो मुझे आपको बताना था एज फार एज द नेटो रशिया एंड द यूक्रेन इज कंसर्न। सो दिस इज इट इन टुडेज वीकली न्यूज एनालिसिस। ठीक है, मेरे ख्याल में काफी टाइम भी हो गया है और काफी हमने चीजों को डिस्कस भी किया डिटेल में। होप यू लाइक इट, और आपको काफी चीजों को समझ में भी आया होगा। ठीक है जी। तो जो हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं, या आप लोगों में से भी जिन लोगों ने हमारे YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऑल्दो ये मैं बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेस से रिलेटेड जैसी वीडियोस आपको मिल जाए। एंड इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स करंट अफेयर्स सेशन, तो फिर हमारा आपको करंट अफेयर्स का जो है वो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने इसी तरह और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो फिर आपको करंट अफेयर्स का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी 8th बैच चल रहा है, इंशाल्लाह 9th बैच हम फेब में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह we'll meet the next weekly news analysis. Till then, Allah Hafiz and take care. हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम CSS ब्रिंदरी है अकेडमी के नेम पर, तो वहां पे जाए उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी। Allah Hafiz and take care.